नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का यह भाग आपको तल्ला देश के उस नरभक्षी बाघ की ओर ले जाएगा जिसने 8 वर्षों तक पूरे इलाके में आतंक फैलाया। एक शिकारी की आंखों से देखिए वह सफर, घने जंगलों, थकाने वाली चढ़ाई और उस गांव की सिहरन भरी रात जहां हर सरसराहट मौत की आहट लगती थी। यह भाग न सिर्फ रोमांच से भरपूर है बल्कि आपको हिमालय की सुंदरता और ग्रामीण जीवन की सादगी से भी रूबरू कराएगा। तो चलिए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां शिकारी अकेला था लेकिन उसका इरादा अडिग था। अब लौटता हूं उस कहानी की ओर जिसने मेरे भीतर एक गहरी छाप छोड़ दी है। गंगाराम, कुमाऊं का वह तेज तर्रार आदमी, मेरे साथ रुका रहा, कैमरा उठाए जैसे वह जानता हो कि आगे कुछ असाधारण घटने वाला है। हम रात बिताने की जगह से 2 मील दूर रसोइये और 6 गढ़वाली साथियों से जा मिले। अगले 6 घंटे हमने बिना रुके चलना जारी रखा, कभी घने जंगलों के बीच से तो कभी सरयू नदी के किनारे किनारे। हमारा रास्ता काला डूंगा और चूका से होता हुआ उस पहाड़ी की तलहटी तक पहुंचा जिसके पार था हमारा लक्ष्य, तल्ला देश का नरभक्षी जिसकी दहशत पूरे इलाके में फैली थी। पर्वत की तलहटी पर हमने 2 घंटे का विराम लिया, दोपहर का भोजन पकाने और खाने के लिए। लेकिन यह विश्राम नहीं था, यह एक तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि अब हमें चढ़ाई करनी थी 4000 फीट ऊंची, सीधी, कठोर और थकाने वाली। दोपहर की तपती धूप हमारी पीठ पर आग बरसा रही थी। एक भी पेड़ नहीं था जो छाया दे सके। जिस रास्ते को सड़क कहा गया था वह दरअसल एक कच्चा ऊबड़ खाबड़ ट्रैक था जो सीधे पहाड़ की ढलान पर चढ़ता था, बिना किसी मोड़ के, बिना किसी रहम के। कई बार रुकते रुकते, सांसें थामते हुए हम सूर्यास्त के समय एक छोटे से गांव तक पहुंचे, छोटी से 1000 फीट नीचे। हमें चूका में चेताया गया था, इस गांव से बचना चाहिए। यह पहाड़ के दक्षिणी हिस्से का एकमात्र बसा हुआ स्थान था और नरभक्षी यहां अक्सर आता था। लेकिन अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। थकान ने साहस को निगल लिया था। हम उस गांव की ओर बढ़े जो मुख्य रास्ते से कुछ 100 गज दूर था। गांव के 2 परिवारों ने हमारा स्वागत किया जैसे उन्हें हमारी प्रतीक्षा थी। रात का भोजन करने के बाद मेरे साथी दरवाजों के पीछे सुरक्षित हो गए, लेकिन मैंने अकेले रहने का निर्णय लिया। एक पेड़ के नीचे, उस छोटे से झरने के पास जहां से गांवों को पीने का पानी मिलता था, मैंने अपनी खाट बिछाई। मेरे पास थी मेरी बंदूक, एक लालटेन और एक बेचैन रात। मैं वहां लेटा रहा, अकेला, खुले में, उस सन्नाटे में जहां हर सरसराहट एक खतरे की आहट लगती थी। नरभक्षी कहीं भी हो सकता था और मैं उसका इंतजार कर रहा था। उस रात जब मैं अपनी खाट पर लेटा था, चारों ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन मेरे मन में तूफान चल रहा था। मुझे सोचने का भरपूर समय मिला। बिल बेंस ने गांवों के मुखियाओं को सख्त निर्देश दिए थे, कोई भी मानव या पशु का शिकार छेड़ा न जाए जब तक मैं वहां न पहुंच जाऊं। टनकपुर के पेशकार ने जिस लड़के की बात की थी उसकी मौत चौथे दिन हुई थी और अब छठी रात थी। टनकपुर स्टेशन से उतरने के बाद से हमने एक पल की भी राहत नहीं ली थी। हमने जान लगा दी थी कि किसी तरह उस नरसंहार की जगह तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए। मुझे मालूम था शेर अपना शिकार खा चुका होगा,
लेकिन अगर उसे किसी ने परेशान नहीं किया तो शायद वह वहीं आसपास रुका हो। सुबह जब हम कैंप से निकले थे, मेरी उम्मीद थी कि हम समय पर पहुंचकर एक युवा भैंसे को बांध पाएंगे, लेकिन सरयू की घाटी से ऊपर की चढ़ाई ने हमारी हिम्मत तोड़ दी। एक दिन का नुकसान अफसोसजनक था, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता था। मैं बस यही दुआ कर सकता था कि अगर शेर वहां से गया भी हो तो बहुत दूर न गया हो। एक और मुश्किल यह थी कि मुझे इस इलाके की जानकारी नहीं थी। वह नरभक्षी पिछले 8 सालों से सक्रिय था और अब तक 150 इंसानों को मौत के घाट उतार चुका था। इसका मतलब था कि उसका इलाका बहुत बड़ा हो सकता था। अगर एक बार संपर्क टूट गया तो फिर हफ्तों तक उसका कोई सुराग न मिल सकेगा। लेकिन यह सोचते रहना कि शेर क्या कर चुका है या क्या करने वाला है, बेकार था। मैं आंखें मूंद कर सो गया। सुबह जल्दी निकलना था। अभी अंधेरा ही था जब गंगाराम ने मुझे जगाया, उस लालटेन को जलाकर जो रात में बुझ गई थी। जब नाश्ता तैयार हो रहा था, मैं झरने पर नहाने चला गया। नेपाल की पहाड़ियों के पीछे सूरज की पहली किरणें झांक रही थीं और मैंने अपनी 277 डिग्बी मौजर राइफल को साफ करके उसमें 5 गोलियां भर दी। मैं तैयार था। गांवों के बीच की खबरें अब नहीं पहुंच रही थीं। नरभक्षी ने सब कुछ तोड़ दिया था। उस छोटे से गांव के 2 आदमी शेर की ताजा हत्या के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि हमें किस दिशा में जाना है या कितनी दूर। मेरे साथियों को अगला भोजन कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता था। इसलिए मैंने उन्हें कहा, अभी भरपेट खा लो, जब तैयार हो जाओ मेरे पीछे आना, साथ साथ रहना और जब भी आराम करना हो तो खुले मैदान में बैठना। क्योंकि अब हम उस साए की तलाश में निकलने वाले थे जो इंसानों को चुन चुन कर निकल रहा था। हम उस पथ पर लौटे जिस पर पिछली शाम हमने पसीना बहाया था। कुछ दूर चलने के बाद मैं ठहर गया। नजारा इतना रहस्यमय था कि आंखें हटाना कठिन था। नीचे सरयू घाटी अंधेरे की चादर में लिपटी थी। एक हल्की धुंध उस जगह को चिन्हित कर रही थी जहां नदी पहाड़ियों के बीच से बलखाती हुई निकलती थी और टनकपुर में उजागर होती थी। टनकपुर के पार नदी एक चमकती हुई चांदी की रिबन जैसी दिखती थी जो क्षितिज पर जाकर आंखों से ओझल हो जाती थी। चूका धुंध में डूबा था, लेकिन मैं देख सकता था वह पगडंडी जो थाक की ओर जाती थी। हर एक मोड़, हर एक पत्थर जिसे मैं 10 साल बाद थाक के नरभक्षी की तलाश में फिर जानने वाला था। थाक गांव जो सैकड़ों साल पहले चंद राजाओं ने पूर्णागिरी के पुजारियों को भेंट में दिया था, सुबह की धूप में नहाया हुआ था। पूर्णागिरी की चोटी भी उसी सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। 25 साल बीत चुके हैं उस पल को जब मैंने उस दृश्य से मुंह मोड़कर तल्ला देश की ओर अपनी यात्रा का अंतिम चरण शुरू किया था। एक लंबा समय जिसमें बहुत कुछ बदल गया, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो स्मृति की शिला पर गहरी खुदी होती हैं। और तल्ला देश के नरभक्षी की खोज में बिताए वे 5 दिन आज भी मेरी यादों में उतने ही स्पष्ट हैं जितने उस समय थे। पहाड़ी के उस पार मुझे एक बेहतर वन मार्ग मिला, 6 फीट चौड़ा, पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ। लेकिन अब मैं एक दुविधा में था। चारों ओर कोई गांव नहीं दिख रहा था और मुझे यह भी नहीं पता था कि किस दिशा में जाना है। आखिरकार यह सोचकर कि पूरब की ओर जाने वाला रास्ता शायद मुझे सरयू तक ही ले जाए, मैंने वही रास्ता चुना। एक अनजान दिशा, एक अनदेखा खतरा और एक शिकारी जो अब अपने भाग्य के संकेतों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगर मुझे कभी यह चुनने का अवसर मिले कि मैं किस समय और किस स्थान पर जंगल की सैर करूं, तो
तो मैं बिना एक पल गंवाए चुनूंगा। हिमालय की उत्तरी ढलान पर एक घना हरा भरा जंगल। अप्रैल की एक सुबह। अप्रैल में प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है। पर्णपाती वृक्ष नई पत्तियां निकालते हैं, हर एक पत्ती अलग रंग की, कोई हरे की छाया में, कोई कांसे की चमक लिए। शुरुआती बैंगनी फूल, बटरकप्स और रोडोडेंड्रन अब पीछे हट रहे हैं और उनकी जगह ले रहे हैं प्रिम्यूला, लार्कस्पर और ऑर्किड्स। पक्षियों की दुनिया भी जाग चुकी है। थ्रश, बैबलर, मिनीवेट, टिट्स और न जाने कितने अन्य जो सर्दियों में तराई की ओर चले गए थे, अब लौट आए हैं। वे अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं और अपने साथी को रिझाने के लिए गीतों की प्रतियोगिता में उतर जाते हैं। ऐसे जंगल में जहां कोई खतरा न हो, मन पूरी तरह मुक्त होता है। हर दृश्य, हर ध्वनि जो इंद्रियों को सुख देती है, वही ध्यान खींचती है। बाकी सब कुछ, हल्की सरसराहटें, पत्तों की खामोश थिरकन, एक मधुर पृष्ठभूमि बन जाती है। लेकिन जब जंगल में एक नरभक्षी बाघ हो, तो यह निश्चिंतता एक तीव्र सजगता में बदल जाती है। खतरा खेल में रोमांच तो जोड़ता ही है, साथ ही हमारी इंद्रियों को तेज करता है। हर दृश्य, हर आवाज अब एक संकेत बन जाती है, और जब खतरे को समझा जाए और उसका सामना करने की तैयारी हो, तो वह आनंद में कोई कमी नहीं लाता। बैंगनी फूलों की घाटी अपनी सुंदरता नहीं खोती, भले ही उसके पीछे की चट्टान पर एक भूखा बाघ छिपा हो, और ओक के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठी ब्लैक हेडेड सिबिया का गीत उतना ही मधुर लगता है। भले ही उसी पेड़ के नीचे बैठा सिमिटार बैबलर जंगल वासियों को खतरे की चेतावनी दे रहा हो। डर कुछ लोगों को विरासत में नहीं मिलता, लेकिन मैं उन भाग्यशाली लोगों में नहीं हूं। जंगल के साथ जीवन भर की पहचान के बावजूद मैं आज भी बाघ के दांत और पंजों से उतना ही डरता हूं, जितना उस दिन जब एक बाघ ने मुझे और मैगॉग को उस जंगल से बाहर खदेड़ दिया था जहां वह सोना चाहता था। लेकिन अब उस डर को काबू में रखने के लिए मेरे पास है अनुभव, जो उन शुरुआती वर्षों में नहीं था। पहले मैं हर दिशा में खतरा खोजता था, हर आवाज से डरता था। अब मैं जानता हूं कि कहां देखना है, किस आवाज को नजरअंदाज करना है और किस पर ध्यान देना है। और जहां पहले गोली की दिशा अनिश्चित होती थी, अब उसमें एक भरोसा है कि वह वहीं जाएगी जहां मैं चाहता हूं। अनुभव आत्मविश्वास देता है, और इन दोनों के बिना एक नरभक्षी बाघ का अकेले पीछा करना आत्महत्या का सबसे भयावह तरीका होता। अप्रैल की उस सुबह मैं जिस वनमार्ग पर चल रहा था, वह उस क्षेत्र से होकर गुजरता था जहां एक नरभक्षी बाघ सक्रिय था। यह रास्ता बाघ द्वारा अक्सर इस्तेमाल किया गया था। इसका प्रमाण था वह खरोंचें जो जगह जगह पेड़ों और मिट्टी पर उकेरी गई थी। हालांकि कोई निशान ताजा नहीं था, फिर भी वहां तेंदुए, सांभर, भालू, काकर और जंगली सूअर के पैरों के निशान बिखरे पड़े थे। पक्षियों की अनेक प्रजातियां वहां थीं और फूलों की भरमार थी, लेकिन सबसे सुंदर था सफेद बटरफ्लाई ऑर्किड। ये फूल पेड़ों की डालियों या तनों से झरने की तरह लटकते हैं, जैसे प्रकृति ने उन्हें किसी रहस्यमयी पर्दे की तरह टांग दिया हो। इन्हीं ऑर्किड से सजे एक पेड़ पर मैंने हिमालयी काले भालू का एक घोंसला देखा। शायद सबसे कलात्मक घोंसला
कभी देखा हो। एक विशाल ओक का पेड़ बर्फ या तूफान के भार से लगभग 40 फीट की ऊंचाई पर टूट चुका था। जहां पेड़ टूटा था वहां इंसानी भुजाओं जितनी मोटी शाखाएं तने से सीधी निकल आई थी। उन पर काई उग आई थी और उसी काई में ऑर्किड्स ने अपनी जड़ें जमा ली थी। वहीं उन्हीं शाखाओं को झुकाकर और दबाकर भालू ने अपना घोंसला बना लिया था। भालू ऐसे पेड़ों का चयन करते हैं जिनकी शाखाएं झुक सकती हैं, टूटती नहीं। ये घोंसले पारिवारिक कारणों से नहीं बनाए जाते। मैंने इन्हें 2000 से 8000 फीट की ऊंचाई तक देखा है, नीचे की ओर, जहां भालू सर्दियों में जंगली बेर और शहद खाने आते हैं। वहां ये घोंसले चींटियों और मक्खियों से बचाव करते हैं। ऊंचाई पर ये उन्हें धूप में शांति से बैठने की जगह देते हैं। जब रास्ता दिलचस्प हो तो उसकी लंबाई का एहसास नहीं होता। मैं लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। जब जंगल समाप्त हुआ और मैं एक घास से ढकी चोटी पर पहुंचा, जहां से एक गांव दिखाई देता था। खुले मैदान से मेरी ओर बढ़ती छाया को गांव वालों ने देख लिया था। जब मैं गांव पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे पूरा गांव मुझे स्वागत देने के लिए उमड़ पड़ा हो। मैं अक्सर सोचता हूँ, क्या दुनिया के किसी और कोने में कोई अनजान व्यक्ति जिसका उद्देश्य अज्ञात हो, अचानक किसी दूरस्थ गांव में पहुंचे तो उसे ऐसा स्वागत और आतिथ्य मिलेगा जैसा कुमाऊं के हर गांव में मिलता है। शायद मैं पहला गोरा आदमी था जो उस गांव तक अकेले और पैदल पहुंचा था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो एक कालीन बिछा दी गई थी। उस पर एक मोढ़ा रखा गया था और मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाया था कि मेरे हाथों में पीतल का एक बर्तन रखा गया जिसमें दूध था। पहाड़ के लोगों के साथ जीवन भर की संगति ने मुझे कुमाऊं की विभिन्न बोलियों को समझने की क्षमता दी है और उससे भी जरूरी उनके विचारों को पढ़ने की कला। क्योंकि मैं बंदूक लेकर पहुंचा था, यह मान लिया गया कि मैं उन्हें नरभक्षी से छुटकारा दिलाने आया हूं। लेकिन जो बात उन्हें हैरान कर रही थी वह यह थी कि मैं इतनी सुबह पैदल उस गांव में कैसे पहुंच गया, जबकि सबसे नजदीकी बंगला जहां मैं रात बिता सकता था 30 मील दूर था। सिगरेट्स, दूध पीते समय सिगरेटें बांटी गईं और जैसे ही धुएं की लहरें हवा में घुली, लोगों की जुबानें खुलने लगी। मैंने उनके सवालों के जवाब दिए और फिर कुछ सवाल मैंने भी पूछे। गांव का नाम था तमाली। यह गांव वर्षों से नरभक्षी के आतंक से पीड़ित था। कोई कहता 8 साल, कोई कहता 10। लेकिन सब इस बात पर सहमत थे कि बाघ पहली बार उसी साल आया था जब बाची सिंह ने लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी से अपने पैर की उंगलियां खो दी थी और दान सिंह का काला बैल, जिसके लिए उसने 30 रुपए चुकाए थे, पहाड़ी से गिरकर मर गया था। तमाली में नरभक्षी की आखिरी शिकार थी कुंदन की मां। पिछले महीने की 20 तारीख को जब वह गांव की अन्य महिलाओं के साथ नीचे खेतों में काम कर रही थी, बाघ ने उसे अपना शिकार बना लिया। कोई नहीं जानता था कि वह नर है या मादा, लेकिन सब जानते थे कि वह एक बहुत बड़ा जानवर है, इतना बड़ा कि उसका डर अब खेतों को वीरान कर चुका था। कोई भी अब दूर के खेतों में काम करने नहीं जाता था और टनकपुर से गांव के लिए जरूरी राशन लाने की हिम्मत भी किसी में नहीं बची थी। बाघ कभी लंबे समय तक तमाली से दूर नहीं रहता था और अगर मैं वहीं रुकता, जैसा कि गांव वाले मुझसे बार बार विनती कर रहे थे, तो शायद मुझे उसे मारने का सबसे अच्छा मौका वहीं मिलता। ऐसे लोगों को छोड़ना जो आप पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं,
किसी नरभक्षी की दया पर सौंप देना आसान नहीं होता, लेकिन मेरी वजह समझी गई। मैंने वहां मौजूद 50 से अधिक लोगों को भरोसा दिलाया कि मैं जल्द ही तमाली लौटूंगा। फिर उन्हें अलविदा कहा और उस गांव की ओर निकल पड़ा जहां बाघ ने आखिरी हत्या की थी। जहां वह पगडंडी वनमार्ग से मिलती थी, वहां मैंने वह संकेत हटा दिया जो मैंने अपने साथियों को यह बताने के लिए रखा था कि मैं पूरब की ओर गया हूं। अब मैंने उसे पश्चिम की ओर मोड़ दिया और ताकि कोई भ्रम न रहे, मैंने पूरब की ओर रास्ता बंद का संकेत भी लगा दिया। ये दोनों संकेत पहाड़ों में बहुत प्रसिद्ध हैं। मैंने अपने साथियों को पहले से नहीं बताया था कि मैं इन्हें इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वे इन्हें पहचानेंगे और सही अर्थ निकालेंगे। पहला संकेत होता है एक छोटी शाखा जो रास्ते के बीच में रखी जाती है, पत्थर या लकड़ी से टिकाई जाती है और उसकी पत्तियां उस दिशा में इशारा करती हैं जहां आगे बढ़ना है। दूसरा संकेत होता है दो शाखाओं को क्रॉस करके एक्स का आकार बनाना। इसका मतलब होता है रास्ता बंद। अब संकेत दे दिए गए थे, रास्ता तय था और मैं उस नरभक्षी की छाया की ओर बढ़ चला जिसने तमाली को भय और खामोशी में बदल दिया था। पश्चिम की ओर जाने वाला रास्ता ज्यादातर समतल था और विशाल ओक के पेड़ों से घने जंगल से होकर गुजरता था। पेड़ों की जड़ों तक ब्रैकन और मेडन हेयर फर्न की मोटी परत फैली थी। जहां जहां जंगल में खुलापन था, वहां पहाड़ियों की श्रृंखला एक के ऊपर एक उठती चली जाती थी और उनके पीछे हिमालय की बर्फीली चोटियां पूर्व से पश्चिम तक फैली थीं, जितनी दूर तक नजर जा सके। करीब 4 मील पश्चिम की ओर चलने के बाद रास्ता उत्तर की ओर मुड़ गया और एक घाटी के सिर को पार किया। उस घाटी में एक निर्मल जल धारा बह रही थी जो मेरी बाईं ओर ऊंचे ओक के जंगलों से जन्म लेती थी। पत्थरों पर पैर रखते हुए मैंने उस धारा को पार किया और एक छोटी सी चढ़ाई चढ़कर एक खुले मैदान पर पहुंचा। उस मैदान के पार एक गांव था। गांव की कुछ लड़कियां जो पानी भरने जा रही थीं, मुझे देखकर चिल्ला उठी, साहब आ गए, साहब आ गए। यह पुकार घर घर फैल गई और जब तक मैं गांव पहुंचा, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ ने मुझे घेर लिया। गांव के मुखिया से पता चला कि इस गांव का नाम था तल्ला कोटे। 2 दिन पहले यानी 5 अप्रैल को चंपावत से एक पटवारी आया था। उसका काम था लोगों को बताना कि नैनीताल से एक साहब आ रहे हैं नरभक्षी को मारने। लेकिन पटवारी के पहुंचने के कुछ ही समय बाद गांव की एक महिला को बाघ ने मार डाला और डिप्टी कमिश्नर अल्मोड़ा के आदेशानुसार उस शिकार को छेड़ा नहीं गया। मेरे आने की आशा में उसी सुबह 30 लोगों की एक टोली भेजी गई थी शिकार की जगह देखने और अगर कुछ बचा हो तो मेरे लिए एक मचान बनाने। जैसे ही मुखिया मुझे यह जानकारी दे रहा था, वह टोली लौट आई। उन लोगों ने बताया कि उन्होंने उस जगह को छान मारा जहां बाघ ने शिकार किया था, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ उस महिला के दांत मिले, कपड़े तक गायब थे। जब मैंने पूछा कि हत्या कहां हुई थी, तो उस टोली में एक 17 साल का लड़का आगे आया। उसने कहा कि अगर मैं उसके साथ गांव के उस पार चलूं, तो वह मुझे दिखा सकता है कि उसकी मां को कहां मारा गया था। लड़का आगे आगे चला और पीछे पीछे गांव के लोग, पुरुष, महिलाएं, बच्चे। हम गांव के पार पहुंचे जहां 2 पहाड़ियों को जोड़ता एक संकरा कंधा था, करीब 50 गज लंबा। यह कंधा 2 विशाल घाटियों का शिखर था। बाईं ओर की घाटी लद्या नदी की ओर उतरती थी और दाईं ओर की घाटी 10 से 15 मील नीचे काली नदी तक गिरती थी। कंधे पर रुककर लड़का दाईं घाटी की ओर मुड़ा।
घाटी का बायां हिस्सा घास से ढका था। इक्का दुक्का झाड़ी यहाँ वहां फैली थी। दायां हिस्सा घने जंगल और झाड़ियों से भरा था। लड़के ने नीचे एक झाड़ी की ओर इशारा किया जो हमसे 800 से 1000 गज दूर और करीब 1000 से 1500 फीट नीचे थी। उसने कहा, मेरी माँ वहीं घास काट रही थी और वहीं उसे बाघ ने मार डाला। फिर उसने एक ओक के पेड़ की ओर इशारा किया जिसकी शाखाएं लंगूरों ने तोड़ दी थी। उसने कहा, उस पेड़ के नीचे हमें माँ के अवशेष मिले थे। बाघ को किसी ने देखा नहीं था, न ही उसकी कोई आवाज सुनी थी। लेकिन जब वे लोग पहाड़ी से नीचे जा रहे थे तो पहले एक खुरल की चेतावनी सुनी थी और थोड़ी देर बाद एक लंगूर की पुकार। जंगल बोल रहा था, खतरा वहां था, लेकिन वह आंखों से ओझल था। एक साया जो अब मेरी तलाश में था, या शायद मैं उसकी। घुरल कभी कभी इंसानों को देखकर आवाज करते हैं, लेकिन लंगूर नहीं। पर जब बाघ सामने हो तो दोनों बोलते हैं। क्या यह संभव था कि नरभक्षी बाघ अपनी शिकार की जगह के पास ही रुका हुआ था और जब लोगों की टोली वहां पहुंची तो वह हड़बड़ाकर भागा हो? पहले घुरल की नजर में आया हो, फिर लंगूर की। मैं इस संभावना पर विचार कर ही रहा था और उस पूरे इलाके का मानसिक नक्शा बना रहा था जो मेरे सामने फैला था। तभी पटवारी, जो मेरे आने पर भोजन कर रहा था, मेरे पास आ गया। मैंने उससे उन 2 युवा भैंसों के बारे में पूछा जिनके लिए मैंने बेंच से अनुरोध किया था। पटवारी ने बताया कि वह उन्हें चंपावत से लेकर चला था, लेकिन तल्ला कोटे से 10 मील दूर एक गांव में छोड़ आया। वहीं 4 अप्रैल को गांव की आंखों के सामने एक लड़के को नरभक्षी ने मार डाला था। उस समय वहां कोई नहीं था जो बाघ से निपट सके। शव बरामद कर लिया गया और घटना की रिपोर्ट चंपावत भेजी गई, जहां से उसे टनकपुर तार द्वारा मेरे पास पहुंचाया गया। पटवारी ने फिर आदेश दिया कि लड़के का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। मेरे साथी अभी तक उस गांव से नहीं पहुंचे थे जहां हमने रात बिताई थी। इसलिए मैंने मुखिया को निर्देश दिया कि मेरी तंबू उस खुले मैदान में गाड़ दी जाए जो झरने के पास था। फिर मैंने निर्णय लिया, मैं खुद नीचे जाकर उस जगह को देखूंगा जहां बाघ ने अपना शिकार खाया था। मेरा उद्देश्य था यह जानना कि क्या नरभक्षी नर है या मादा, और अगर मादा है तो क्या उसके बच्चे हैं। यह हिस्सा कुमाऊं का मेरे लिए अनजान था। मैंने मुखिया से पूछा कि घाटी में नीचे जाने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है। तभी वह लड़का जिसने मुझे बताया था कि उसकी मां को कहां मारा गया था आगे आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा साहब, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा। नरभक्षी के आतंक में जी रहे लोगों का साहस और वह भरोसा जो वे एक अनजान व्यक्ति पर रखते हैं, यह हमेशा मेरे लिए एक चमत्कार रहा है। और डूंगर सिंह उस लड़के का नाम इस साहस और विश्वास का एक और उदाहरण था। वर्षों से डूंगर सिंह उस बाघ के डर में जी रहा था और अभी 1 घंटे पहले ही उसने अपनी मां के बचे खुचे अवशेष देखे थे। फिर भी अकेला और निहत्था था, वह एक अजनबी के साथ उस जगह जाने को तैयार था जहां से अभी अभी घुरल और लंगूर की चेतावनी आई थी, जहां उसकी मां का हत्यारा शायद अब भी छिपा बैठा था। सच है, वह उस जगह हाल ही में गया था, लेकिन तब उसके साथ 30 दोस्त थे और संख्या में सुरक्षा होती है। अब वह अकेला था और मैं भी। पहाड़ी की चोटी से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए डूंगर सिंह मुझे गांव के भीतर से ले गया, जहां एक बकरी की पगडंडी नीचे घाटी की ओर जाती थी।
झाड़ियों के बीच से उतरते हुए मैंने उसे बताया कि मेरी सुनने की शक्ति कमजोर है। अगर उसे मुझे किसी चीज की ओर ध्यान दिलाना हो तो वह रुककर उसकी ओर इशारा करे, और अगर कुछ कहना हो तो मेरे दाएं कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाए। हम करीब 400 गज नीचे उतर चुके थे जब डूंगर सिंह अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। मैंने भी उसी दिशा में देखा। पटवारी और एक आदमी जो बंदूक लिए हुए था तेजी से हमारी ओर उतर रहे थे। मुझे लगा शायद उनके पास कोई जरूरी जानकारी है, इसलिए मैं रुक गया। लेकिन निराशा हुई जब पता चला कि पटवारी बस मेरे साथ चलना चाहता था, अपने बंदूकधारी के साथ। मुझे ये मंजूर करना पड़ा, लेकिन अनिच्छा से। दोनों भारी जूते पहने थे और उनकी चाल से साफ था कि वे जंगल में बिना शोर किए चलने के काबिल नहीं थे। हमने फिर 400 गज का सफर तय किया, इस बार घनी झाड़ियों के बीच से। फिर हम एक छोटी सी खुली जगह पर पहुंचे जहां पगडंडी 2 हिस्सों में बढ़ती थी। एक रास्ता बाईं ओर गहरी खाई की तरफ जाता था और दूसरा पहाड़ी की ढलान के साथ दाईं ओर मुड़ता था। डूंगर सिंह वहीं रुक गया। उसने खाई की ओर इशारा किया और धीरे से कहा, यहीं नीचे बाघ ने मेरी मां को खाया था। मैं नहीं चाहता था कि जिस जमीन पर मैं बाघ के पंजों के निशान ढूंढना चाहता था वह भारी जूतों से बिगड़ जाए। इसलिए मैंने डूंगर सिंह से कहा कि वह उन दोनों आदमियों के साथ खुली जगह पर रुके और मैं अकेले नीचे जाऊंगा। जैसे ही मैंने बोलना बंद किया, डूंगर सिंह अचानक मुड़ा और पहाड़ी की ओर देखने लगा। मैंने भी देखा, वहीं जहां मैं थोड़ी देर पहले खड़ा था अब लोगों की भीड़ जमा थी। डूंगर सिंह ने एक हाथ से हमें चुप रहने का इशारा किया और दूसरे हाथ को अपने कान पर रखा। वह ध्यान से सुन रहा था, कभी सिर हिलाता, कभी स्थिर खड़ा रहता। फिर उसने मेरी ओर मुड़कर धीरे से कहा, मेरे भाई कह रहे हैं कि नीचे उस वीरान खेत में धूप में कुछ लाल पड़ा है। वीरान खेत जिसे अब कोई नहीं जोतता, और उस खेत में नीचे कहीं कुछ लाल चमक रहा था। शायद वह सूखी ब्रैकन हो या कोई काकर या कोई युवा सांभर, लेकिन शायद वह बाघ भी हो सकता था। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। यह मौका शायद ऊपर वाले की तरफ से भेजा गया था। मैंने अपनी राइफल डूंगर सिंह को थमाई और पटवारी उसके आदमी को दोनों हाथों से पकड़कर पास के एक मेडलर पेड़ तक ले गया। पटवारी की बंदूक को खोलकर एक झाड़ी के नीचे रख दिया और दोनों से कहा, इस पेड़ पर चढ़ जाओ और जब तक मैं कहूं जान की कीमत पर भी चुपचाप वहीं रहो। मुझे नहीं लगता कि किसी ने पेड़ पर इतनी खुशी से चढ़ाई की होगी, और जिस तरह वे शाखाओं से चिपक कर बैठे थे यह साफ था नरभक्षी के शिकार की उनकी कल्पना अब हकीकत से टकरा चुकी थी। तो दाईं ओर की बकरी पगडंडी हमें एक पुरानी सीढ़ीनुमा खेत तक ले गई जिसे वर्षों से कोई नहीं जोत रहा था। वहां जई की घास इतनी घनी थी कि लगता था जैसे प्रकृति ने उसे जानबूझकर छिपा रखा हो। यह खेत करीब 100 गज लंबा था, हमारी ओर से 10 फीट चौड़ा, और दूसरी ओर जहां यह एक रिज पर खत्म होता था 30 फीट चौड़ा। पहले 50 गज तक खेत सीधा था, फिर बाईं ओर मुड़ता था। जब मैंने उस ओर देखा तो डूंगर सिंह ने कहा, उस छोर से हम उस वीरान खेत को देख पाएंगे जहां मेरे भाई ने लाल चीज देखी थी। हम झुककर खेत के अंदरूनी किनारे से रेंगते हुए आगे बढ़े, धीरे सावधानी से, जैसे हर कदम जंगल की सांसों को सुन रहा हो। जब हम खेत के अंतिम छोर पर पहुंचे तो वहीं लेट गए। फिर हाथ पैरों के बल रेंगते हुए किनारे तक पहुंचे।
घास को धीरे से हटाया और नीचे देखा। हमारे नीचे एक छोटी घाटी थी। उस घाटी के पार एक तीखी ढलान थी, घास से ढकी, और सबसे दूर की ओर ओक के छोटे छोटे पेड़ों की घनी पट्टी। उन पेड़ों के पार वह गहरी खाई थी जहां नरभक्षी ने डूंगर सिंह की मां को खाया था। घास की ढलान करीब 30 गज चौड़ी थी और उसके नीचे एक चट्टान थी जिसकी ऊंचाई नीचे उगते पेड़ों को देखकर 80 से 100 फीट रही होगी। हमारी ओर की ढलान पर एक और सीढ़ी नुमा खेत था, 100 गज लंबा और 10 गज चौड़ा। यह खेत हमारे सामने सीधी रेखा में था। उसके एक छोर पर एक छोटा सा टुकड़ा था, चमकदार हरे रंग की घास से ढका। बाकी हिस्से में एक सुगंधित झाड़ी फैली थी, 4 से 5 फीट ऊंची, जिसकी पत्तियां गुलदाउदी जैसी थीं और नीचे से सफेद। और उस हरे टुकड़े पर तेज धूप में नहाए हुए 10 फीट की दूरी पर 2 बाघ लेटे थे। शरीर थम गया, सांसें धीमी हो गईं। यह कोई भ्रम नहीं था, यह वही जगह थी जहां मौत ने पिछली बार दस्तक दी थी, और अब वह फिर तैयार थी। क्या हम उस धारीदार मौत की छाया में कदम रखने को तैयार हैं? सामने जो बाघ था उसकी पीठ हमारी ओर थी और सिर पहाड़ी की तरफ। दूसरा बाघ पेट के बल लेटा था, पूंछ पहाड़ी की ओर। दोनों गहरी नींद में थे, जैसे जंगल ने उन्हें अपनी गोद में सुला रखा हो। पहला बाघ बेहतर निशाना देता था, लेकिन मुझे डर था कि गोली की स्मैक सुनकर दूसरा बाघ सीधे पहाड़ी की ढलान से नीचे भाग जाएगा, उस दिशा में जहां उसका सिर था और जहां घना जंगल उसे छुपा सकता था। लेकिन अगर मैं पहले दूसरे बाघ को मारूं, तो उसकी मौत की आवाज पहले वाले को या तो पहाड़ी की ओर भगा सकती थी जहां छुपने की जगह कम थी, या फिर मेरी ओर। मैंने निर्णय लिया, पहले दूर वाले को लेना है। फासला था करीब 120 गज। ढलान इतनी तीखी नहीं थी कि गोली के उठाव का कोई खास हिसाब लगाना पड़े। हिमालय में नीचे की ओर गोली चलाते समय यह बात ध्यान में रखनी पड़ती है। मैंने अपनी हथेली को खेत के किनारे पर टिकाया ताकि एक नरम सहारा मिले। राइफल को स्थिर रखा, निशाना साधा उस जगह पर जहां मुझे दिल होने की संभावना थी, और धीरे से ट्रिगर दबाया। बाघ ने एक भी अंग नहीं हिलाया, जैसे मौत ने उसे बिना दर्द के छू लिया हो। लेकिन दूसरा बाघ बिजली की तरह उठा। एक छलांग में 5 फीट ऊंची मिट्टी की मेड़ पर जा पहुंचा, जो खेत को वर्षा जल की नाली से अलग करती थी। वहां वह मेरी ओर बगल से खड़ा था, अपने दाएं कंधे के ऊपर से अपने साथी को देखता हुआ। मैंने दूसरा निशाना लिया। गोली लगते ही वह बाघ ऊपर उठा और पीछे की ओर गिरता हुआ नाली में ओझल हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरी गोली के बाद मैंने देखा, सुगंधित झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। वहीं जहां मृत बाघ पड़ा था, कोई बड़ा जानवर पूरी रफ्तार से खेत के किनारे दौड़ रहा था। इतनी नजदीक से शुरू हुआ था कि यह तीसरा जानवर और कोई नहीं, एक और बाघ ही हो सकता था। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी चाल को पहचान रहा था। झाड़ियों के बीच से सफेद पत्तों की हलचल बता रही थी कि वह कहां जा रहा है। मैंने 200 गज की लीफ साइट ऊपर की, इंतजार किया कि वह झाड़ियों से बाहर निकले, और फिर वह बाघ घास की ढलान पर आ गया, तेज, फुर्तीला, जैसे जंगल की आत्मा दौड़ रही हो। अब मैंने देखा, वह ढलान दाईं ओर मुड़ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे मेरा खेत बाईं ओर।
बाघ पहाड़ी की बनावट के साथ चल रहा था और इस मोड़ ने मुझे एक लगभग बगल से निशाना लेने का मौका दिया। तीसरा बाघ, तीसरा मौका और शायद आखिरी सांस। मैंने जानवरों को गोली लगते ही गिरते देखा है, उन्हें सिकुड़ते देखा है, लेकिन ऐसा गिरना, ऐसा मृत प्रतीत होना जैसा उस बाघ ने मेरी गोली पर दिखाया, मैंने पहले कभी नहीं देखा। कुछ क्षणों तक वह बिल्कुल स्थिर पड़ा रहा, फिर उसके पैर पहले नीचे की ओर फिसलने लगे, धीरे धीरे गति पकड़ता हुआ। ठीक नीचे चट्टान के किनारे से कुछ ही फीट की दूरी पर एक ओक का पेड़ था, 8 से 10 इंच मोटा। बाघ उसके पेट से टकराया और वहीं अटक गया। उसका सिर और आगे के पैर एक ओर लटक रहे थे और पूंछ व पिछले पैर दूसरी ओर। मैंने राइफल कंधे पर टिकाई, उंगली ट्रिगर पर रखी और इंतजार किया, लेकिन बाघ में एक हलचल तक नहीं हुई। मैं उठ खड़ा हुआ और पटवारी को इशारा किया, जो मेडलर के पेड़ पर बैठा पूरे घटनाक्रम का शानदार दृश्य देख रहा था। डूंगर सिंह, जो मेरे पास लेटा हुआ था और छोटी छोटी सांसें ले रहा था, अब उत्साह में नाच रहा था। उसके चेहरे पर वह कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी थी, जो वह उस रात सुनाएगा और आने वाले कई चांदों तक। जब मैंने 2 बाघों को सोते देखा था तो सोचा था कि नरभक्षी ने शायद एक साथी पा लिया है, लेकिन तीसरी गोली के बाद जब तीसरा बाघ झाड़ियों से बाहर आया, तब समझ में आया यह एक बाघिन थी और उसके 2 बच्चे। कौन मां थी और कौन बच्चे, यह कहना मुश्किल था। तीनों आकार में लगभग समान लग रहे थे जब मैंने उन्हें राइफल की दृष्टि से देखा, लेकिन यह निश्चित था कि इन तीनों में से एक तल्ला देश का नरभक्षी था। पहाड़ों में बाघ दुर्लभ हैं और ये तीनों उसी जगह मारे गए थे जहां हाल ही में एक इंसान को मारकर खाया गया था। बच्चे अपनी मां के पापों की सजा भुगत चुके थे। उन्होंने निश्चित रूप से वही मानव मांस खाया था जो उनकी मां ने उन्हें दूध छुड़ाने के बाद दिया था, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे बड़े होकर नरभक्षी बनते। कुमाऊं के नरभक्षियों पर लिखी गई किताब के बाद चाहे जो कुछ कहा गया हो, मैं आज भी मानता हूं कि इस क्षेत्र में नरभक्षी बाघों के बच्चे केवल इसलिए नरभक्षी नहीं बनते क्योंकि उन्होंने बचपन में मानव मांस खाया हो। मैं खेत के किनारे बैठा था, पैर नीचे लटकाए, राइफल घुटनों पर टिकी हुई। साथियों को सिगरेट थमाई और कहा, धुआं खत्म हो जाए फिर उस बाघ को देखने चलेंगे जो वर्षा नाली में गिरा था। उस बाघ के मरे होने में मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं था। फिर भी कुछ मिनट रुक जाने में कोई हानि नहीं थी। अगर और कुछ नहीं तो इस अद्भुत सौभाग्य पर मन ही मन प्रसन्न होने का समय तो मिल ही जाता। तल्ला देश में पहुंचे मुझे 1 घंटा भी नहीं हुआ था और संयोगवश ही मेरा सामना उस नरभक्षी से हो गया जिसने 8 वर्षों तक सैकड़ों वर्ग मील में आतंक फैलाया था। और कुछ ही सेकंड में मैंने उसे और उसके 2 शावकों को मार गिराया। हर शिकारी जानता है उस क्षण का रोमांच, जब शरीर का हर कतरा उत्तेजना से धड़क रहा हो और फिर भी राइफल स्थिर रहे। उस आनंद में जुड़ गया था एक और सुख, यह जानकर कि अब किसी घायल जानवर का पीछा नहीं करना पड़ेगा। पैदल बाघ का शिकार करते समय यह सबसे भयावह संभावना होती है। मेरे साथी इस सफलता को भाग्य नहीं मानते थे। असफलता की आशंका से बचने के लिए
उन्होंने नैनीताल के मंदिर के पुराने पुजारी से सलाह ली थी। उसी ने हमारे प्रस्थान के लिए शुभ दिन चुना था, और जब हम चले थे कोई अशुभ संकेत नहीं था। इसलिए मेरी सफलता को अच्छे भाग्य का नाम नहीं दिया जाएगा, और अगर मैं असफल होता तो उसे बुरे भाग्य का दोष भी नहीं मिलता, क्योंकि चाहे गोली कितनी भी सटीक हो, वह उस जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जिसका मरने का समय अभी नहीं आया। शिकार के दौरान जिन लोगों के साथ मैं रहा हूं, उनकी मान्यताएं हमेशा मुझे आकर्षित करती रही हैं। मैं स्वयं शुक्रवार को यात्रा शुरू करने से बचता हूं, इसलिए मैं पहाड़ी लोगों की इन गहरी मान्यताओं पर हंस नहीं सकता, जो मंगलवार या बुधवार को उत्तर की ओर, गुरुवार को दक्षिण की ओर, सोमवार या शनिवार को पूर्व की ओर और रविवार या शुक्रवार को पश्चिम की ओर यात्रा शुरू करने से परहेज करते हैं। ऐसे खतरनाक अभियान में साथ चलने वालों को यात्रा का दिन चुनने देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही छोटी बात तय करती है कि आपके साथी उत्साहित और संतुष्ट होंगे या किसी अनजाने संकट की आशंका से दबे हुए। हम चारों खेत के किनारे बैठे थे, सिगरेट लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी मेरी नजर उस बाघ पर गई जो ओक के पेड़ से टिककर पड़ा था। वह अब धीरे धीरे खिसकने लगा था। शरीर का सारा रक्त उसके आगे के हिस्से में जमा हो गया था, जिससे उसका सिर भारी हो गया था और पूंछ हल्की। अब वह सिर के बल नीचे की ओर सरक रहा था। जैसे ही वह ओक के पेड़ से अलग हुआ, वह घास की ढलान पर फिसलता चला गया और फिर चट्टान के किनारे से नीचे गिर गया। उस क्षण बिना सोचे समझे मैंने राइफल उठाई और गोली चला दी। यह गोली मैंने खुशी के उफान में चलाई थी, तल्ला देश के इस मिशन की सफलता पर। और शायद ये स्वीकार करने में मुझे शर्म नहीं, उस दिन मैं यह भी दिखाना चाहता था कि कोई चीज, यहां तक कि हवा में गिरता हुआ बाघ भी मेरे निशाने से बच नहीं सकता। एक पल बाद बाघ पेड़ों के बीच गायब हो गया। फिर शाखाओं के टूटने की आवाज आई और उसके बाद एक भारी गूंजता हुआ धड़ाम। मैंने उसे मारा या नहीं ये मायने नहीं रखता था, लेकिन जो बात मायने रखती थी वह यह थी कि अब गांव वालों को उसका शव और दूर से उठाकर लाना पड़ेगा। सिगरेट खत्म हुई। मैंने साथियों से कहा, तुम यहीं रुको, मैं वर्षा नाली में गिरे बाघ को देखने जा रहा हूं। पहाड़ी बहुत तीखी थी। मैं करीब 50 फीट नीचे उतर चुका था। तभी डूंगर सिंह की घबराई हुई आवाज आई, देखो साहब, देखो, बाघ जा रहा है। मेरे मन में नीचे पड़े बाघ की ही छवि थी। मैंने तुरंत बैठकर राइफल संभाली। सोचा शायद हमला होने वाला है, लेकिन लड़के ने फिर पुकारा, यहां नहीं साहब, वहां वहां देखो। अब मैं सामने से खतरे की चिंता से मुक्त था। मैंने सिर घुमाया और डूंगर सिंह की ओर देखा। वह मुख्य घाटी के पार उस पहाड़ी की ओर इशारा कर रहा था जहां उसकी मां को मारा गया था। पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर मेरी नजर पड़ी एक बाघ जो तिरछा चल रहा था उस रिज की ओर जो मुख्य पहाड़ी से बाहर निकलता था। वह बाघ बहुत लंगड़ा रहा था, हर बार 3-4 कदम ही चल पाता था। उसके दाएं कंधे पर खून का बड़ा धब्बा था। यह वही बाघ था जो पेड़ों के बीच गिरा था, क्योंकि जो बाघ वर्षा नाली में गिरा था उसे मैंने बाएं कंधे पर मारा था। अब यह स्पष्ट था, मौत अभी पूरी नहीं हुई थी। जंगल ने एक और सांस बचा रखी थी। जहां मैं बैठा था उसके पास की पहाड़ी पर एक पतली सी चीड़ की नन्ही पौध उग रही थी। मैंने 300 गज की लीफ साइड ऊपर की, बाएं हाथ से उस पौध को कसकर थामा और अपनी कलाई पर
बाघ मुझसे करीब 400 गज दूर था, थोड़ा ऊंचाई पर। इसलिए मैंने बहुत ही पूरा निशाना लिया और इंतजार किया जब तक वह फिर से रुककर खड़ा नहीं हो गया। फिर धीरे से ट्रिगर दबाया। गोली को लक्ष्य तक पहुंचने में जैसे एक युग लग गया, लेकिन अंततः एक हल्की सी धूल की फुहार उठी और उसी क्षण बाघ थोड़ा आगे झुका। लेकिन फिर वह अपनी धीमी चाल में चलता रहा। मैंने निशाना थोड़ा ज्यादा ऊंचा लिया था। गोली जरा ऊपर चली गई थी। अब दूरी मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट थी और बाघ को मारने के लिए मुझे बस एक और कारतूस चाहिए था। वही कारतूस जिसे मैंने मूर्खता में हवा में गिरते बाघ पर फेंक दिया था। अब मेरे हाथ में खाली राइफल थी और मेरी आंखों के सामने वह बाघ धीरे धीरे दर्द से भरा हुआ उस रिज की ओर चढ़ रहा था। कुछ पल वहां रुका और फिर मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। एक शिकारी के लिए इससे ज्यादा पीड़ा क्या हो सकती है, जब निशाना सामने हो, दूरी तय हो चुकी हो और हथियार मौन हो। और इस तरह समाप्त होता है हमारी कहानी का दूसरा भाग। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। बहुत जल्द हम लेकर आएंगे इसका अगला भाग, जहां शिकारी और नरभक्षी की टक्कर और भी करीब होगी और जंगल की खामोशी टूटेगी एक निर्णायक क्षण में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि अगली कहानी की हर धड़कन आप तक सबसे पहले पहुंचे।